हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं अवधेश नेगी और मेरे साथ दो महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। आपने इनको तस्वीरों पर, वीडियो पर, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा होगा। तो आज इनसे सीधी बातचीत करेंगे, पर फिलहाल जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं हमको बताना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष श्री अमिचंद कमल जी, और हमारे साथ महामंत्री मौजूद हैं कुंदन सिंह शास्त्री जी। सर, आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सीधी सीधी बातों पे जाना चाहेंगे और सीधी सवालों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि दर्शक भी बड़े उतावले हैं इसको लेकर। हाथी बनाने की जो मांग थी, एक लंबी लड़ाई थी, और इस उम्र में भी आपने वो जोश जज्बा दोनों ने बना के रखा, ये संभव कैसे हुआ? देखिए, मेरा जो जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मैंने पीएचडी की है, पंगवाल ट्राइब्स पे है। और मैं इसमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया, और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत जो है ये कुंदन शास्त्री जी रहे हैं। इन्होंने, जब मैं संगड़ा कॉलेज में था तो वहाँ इन्होंने एक रिक्वेस्ट मुझसे की थी, हालांकि मैं इसमें लेट हुआ हूँ। उन्होंने कहा था कि ये विषय जो है रिसर्च का विषय है, क्योंकि ट्राइबल रिसर्च इन्वॉल्व है और ये मामला हम इतने सालों से, तो आप इस पे स्टडी करें, और स्टडी करके हमें ये कम से कम ये तो बताए ना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम बहुत लंबा पीरियड हो गया, तो मैं इनकी इस बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त दीजिए, और 6 महीने के वक्त में इस पे स्टडी करूँगा। इस दौरान मैं जो ये मामला जो है इंस्टीट्यूट ट्राइबल स्टडीज़ को गया था, एचपी यूनिवर्सिटी की, वहाँ की डायरेक्टर अर्पणा नेगी थी। उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती थी, और उन्होंने भी एक बात कही कि आप एक डिसर्टेशन लिखो पहले, पंगवाल जो ये आपने पंगवाल टाइप पे काम किया है, तो हाटी पे भी आप पहले लोकल पैरामीटर पे थोड़ा काम करो, उसके बाद हमारी टीम में। तो मैंने लगभग 6 महीने इसमें लगाए, और मैंने ये पाया कि ये तो वाकई इट इज ए फिट केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद द हाटी। मतलब शुरू से लग रहा था कि होना चाहिए था, ये हो नहीं रहा था? नहीं, वो ये भी नहीं लग रहा था, लेकिन सबके मन में ये भाव था कि हो नहीं सकता। अगर होना होता तो ये 79 80 में क्यों नहीं हुआ, या 67 में क्यों नहीं हुआ, जब यहाँ के मुख्यमंत्री, जबकि वहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा यहाँ का, रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी से रहा, मंत्री यहाँ के रहे, तो ये भाव मन में जा रहा था कि जौसार हो सकता 67 में, तो यहाँ क्या क्यों, तो इसका मतलब हो नहीं सकता ये, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का स्तर है, पर्टिकुलरली संगड़ा, रेणु या शिलाई ले लें आप, तो बहुत बैकवर्डनेस है। तो उन्होंने तो ये विश्वास किया ना लीडरशिप पे कि अदरवाइज तो अगर होता तो हो जाना था जौनसार की तरह। तो ये भाव रहा कि असंभव है। इवन जब हमने ज्वाइन किया तो मेरे को भी लोग बोलते थे, मैं जब जाता था गांव में, कि आप कहाँ दौड़ रहे, असंभव काम है ये। कई तरह के टाने भी सुनाते थे कि आप 4-5 लोग हैं, क्या मिलेगा आपको ये दौड़ के, नहीं होगा। कहता ये काम, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं एक ही बात बोलता था, देखो भाई मैं तो रिसर्च का आदमी हूँ, आई वर्क, मैंने बहुत आर्टिकल लिखे हुए ट्राइबल रिसर्च पे, लेकिन मैंने ये पाया जब मैंने स्टडी किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कैबिनेट नोड बनने के लिए 4 चीजें जरूरी। तो सबसे पहले जो है हिमाचल मंत्रिमंडल का था, उसके बाद इसका गवर्नर की रिकमेंडेशन थी, और तीसरी इसमें थी नोडल एजेंसी। भारत सरकार की एक ही मांग थी कि एथनोग्राफिक और सोशियोलॉजिकल सर्वे इसका किया जाए, और वो स्टडी जो है नोडल एजेंसी करेगी, जिसको केंद्र और राज्य की मान्यता होगी। और ये रिपोर्ट थी। और चौथी रिपोर्ट इसमें थी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है कि क्या रिकमेंडेशन है या नहीं। तो नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइबल की तो रिकमेंडेशन 79 80 की थी, और ये रिकमेंडेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा मेजर जो रोल रहा है वो 2 व्यक्तियों का रहा है, जिनको हम नहीं बोल सकते। उसमें पहले हमारे शांता कुमार जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और दूसरे में ठाकुर सेन नेगी थे। ठाकुर सेन नेगी का इसमें इतना ज्यादा योगदान रहा है, मेरे फादर सुनाते थे, ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत फॉर 15 ईयर्स, कि ठाकुर सेन नेगी ने एज ए डेवलपमेंट कमिश्नर घोड़े पर उनको लाते थे, कहते एरिया में जो भी रोड बननी थी, यानी सन 65 से पहले की बात है ये। और ठाकुर सेन नेगी डेवलपमेंट कमिश्नर था, और डेवलपमेंट कमिश्नर के बाद वो चीफ सेक्रेटरी भी रहा। और चीफ सेक्रेटरी जब वो था तो उसने सरमोर का गजेटियर भी उसने लिखा, एडिटर था वो। लेकिन लकीली क्या हो गया कि 78 का जो पहला इंडिया में कमीशन बना, उसका वो मेंबर बन गया। और ये अगर आप 79 80 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ठाकुर सेन नेगी ने बंगाल की रिकमेंडेशन की है, बिहार की रिकमेंडेशन हुई है, और यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालक राम के साथ उन्होंने लिखा है कि ये रिमेन विद द कमीशन। उन्होंने बहुत योगदान दिया, और मंत्रिमंडल से शांता कुमार ने भी। एक बात, ये सबसे बड़ी बात, जो लोग इतनी ये बातें करते हैं कि गलत मिला है, तो हिमाचल का पहला एरिया था ये जो होना चाहिए, जो नहीं होना नहीं चाहिए था, जिसकी सिफारिश हिमाचल कैबिनेट ने की। और क्यों नहीं की? पिछड़ेपन के आधार पे की है ना।
और इवन जब वो स्पीकर बने ठाकुर हुसैन नेगी की, हमारे पास बहुत लिखा उन्होंने, व्हेन ही बिकेम ए स्पीकर ऑफ हिमाचल विधानसभा, उस समय उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, भाई इसकी तो सिफारिश हो चुकी है, सेंटर का पैसा मिलना, कोई आपके पास पैसा नहीं है, वो बैकवर्ड रीजन है, वहाँ डेवलपमेंट फंड चाहिए। अब तो ये जॉब और दूसरी बात कर रहे हैं ना, उनका तो तर्क दूसरा था इकोनॉमिक, कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा इनको। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, असंभव काम था, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 1980 में हो जाना चाहिए था, नहीं रिक्रूट हुआ, आपने 2023 में इसको किया, काफी उतार चढ़ाव भी देखे, वाद विवाद भी सुने, ताने भी सुने, कैसा लग रहा है अब आपको ये? नहीं, अब तो खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं इसमें लगभग 31 साल पहले से जुड़ा हूँ, 1992 से जुड़ा हूँ, और तब से जो भी पत्राचार हिमाचल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ किया जाता था, केंद्र सरकार से, आरजीआई से एक ही चीज आती थी वापस कि भाई डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट नहीं है, रिजेक्ट नहीं होता था हमारा केस, उसमें क्वेरी लगती थी कि जो हम आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं उसका निराकरण कीजिए। कि जैसे यहाँ से सर्वे पहले कल्याण विभाग द्वारा भेजा जाता था या कभी डीसी सिरमौर के माध्यम से भेजा जाता था, वो आरजीआई मान्य नहीं करता था कि हम जो सर्वे मान्य करेंगे वो रिसर्च के बेस पे करेंगे। जो नोडल एजेंसी ट्राइबल रिसर्च की जो नोडल एजेंसी होगी उसी का सर्वे हम मान्य करेंगे। वो बात हिमाचल सरकार उस समय नहीं समझ पा रही थी। क्या राजनीतिक कारण था इसका, या अपने ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे? देखो, राजनीतिक कारण तो इसलिए भी था कि अगर हम गद्दी गुज्जर की बात करें, उन्होंने कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया, मात्र उनका जनप्रतिनिधि माननीय शांता कुमार जी ऐसे सक्षम थे जिन्होंने अकेले दम पे उनको ये जनजातीय अधिकार 2003 में दिलवाया। हमारे पास लीडरशिप तो थे, हर वक्त थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी इस मुद्दे के प्रति बहुत गौण उदासीन रहती थी, इसलिए ये इतना लंबित मामला चलता गया। जी, अध्यक्ष जी आपके पास आना चाहेंगे। हाटी की जो मांग थी वो हो गया, ट्राइबल एरिया घोषित हो गया। एक सबसे बड़ा कारण जिसको बुद्धिजीवी भी मान रहे हैं कि अब जो है यहाँ से युवाओं का पलायन रुकेगा, यहीं पे रहकर रोजगार भी मिलेगा, काफी सारी इम्प्रूवमेंट होगी, क्या ये सच में ऐसा होगा? देखिए, बात ये है कि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, रोजगार क्योंकि शिक्षा कम है। लेकिन इससे तो सबसे बड़ी बात ये आ जाएगी ना कि जो शिक्षा बढ़ेगी हमारी, और शिक्षा इसलिए बढ़ेगी कि स्कॉलरशिप मिलेंगे, और जो बच्चे ऐसे प्रतिभा तो है, हमने इनको लॉन्चिंग पैड नहीं दिया, जो यहाँ के बच्चे पर्टिकुलरली इतनी इसमें रहते हैं। अब जो बच्चे कम से कम पढ़ाई करेंगे तो इस आधार पे पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे आगे कि कम से कम उनको आर्थिक सहायता थोड़ी मिल रही। अदरवाइज तो अगर आप यहाँ की रेशो ले, जो ड्रॉप आउट रेशो है सर्वाधिक है, कॉलेज में तो 5% नहीं जा रहे आपके यहाँ के बच्चे, और लेस देन, और उसके बाद भी यानी हायर एजुकेशन तो नहीं ले यहाँ से, अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ के बच्चे नहीं दे सकते। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंडिया के हैं, अगर आप देखते हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका IITs है, IIM है, या PGI है, ऑल इंडिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे नहीं जा सकते। और अब जो है कम से कम वो नहीं, अब उनको कंपटीशन उनका रहेगा ना, क्योंकि उनको एक तो सपोर्ट मिलेगी कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ के बच्चे जो है दिल्ली भी नजर आएंगे। हम देखता हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाता था फ्रीक्वेंटली, तो मैं देखता नॉर्थ ईस्ट से वहाँ स्टूडेंट ज्यादा थी, जो कि हिमाचल से बहुत कम थी। हिमाचल से जो बच्चे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने देखे, वो ज्यादा किन्नौर के थे, लाहौल स्पीति कुल्लू के थे, या चंबा के थे। यानी आप हैरान होंगे, 8000 की स्ट्रेंथ है जो उस यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल से कुल 50 बच्चे, इसका मतलब नहीं कम्पीट कर सकते दूसरे बच्चे वहाँ। तो हाँ, मैं कई बार उनकी गेट टुगेदर की भी मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे वहाँ पढ़े हैं दोनों। अब रिसोर्स खुल जाएगा, अब तो खुल गया। यहाँ के बच्चे तो हमने इवन हम ट्राई करते थे पहले, अब तो ट्राई वहाँ के लिए करेंगे, फ्री कोचिंग मिलेगी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको फ्री। और जो तो यूनिवर्सिटी जैसे आपके कॉलेजेस है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, तो 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ये बच्चे जो हमारे साथ आए थे, प्रदीप वगैरह जितने बच्चे यूनिवर्सिटी के थे, इनके साथ जो चंबा के और बच्चे मिलते थे हमें, एक राजीव गांधी फेलोशिप है, तो अगर आपका MPhil में भी आप पढ़ रहे हैं तो 25,000 का फेलोशिप मिल रहा है। तो ये MPhil PhD वाले तो सब कुछ स्कॉलरशिप लगे, फायदा नेचुरली। अब जनजाति के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ST SC की तो प्रायोरिटी है,
इवन आपने अभी भी देखा होगा कि जो बिल था बना 30% रिजर्वेशन बना, उसमें प्रायोरिटी SC ST को रही है। और मैं तो इस आधार पे आपको बताना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि हमने जो प्रयास किए, माननीय जयराम ठाकुर ने पहली बार यहाँ नोडल एजेंसी बनाई, उसका परिणाम ये हुआ कि अब यही इनके पास अपनी परमानेंट नोडल एजेंसी होगी, जिस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग बना दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, और उसके लिए लगभग 150 करोड़ का बजट है। यानी अब कोई भी जब सर्वे होगा, एक तो एरिया का भी सर्वे होगा। मैंने अपने इसमें नीचे भी कहा है कि ये कोई जो ये एरिया जो जनजाति मिला है, ये गिरी पार्क कोई दिया है सरकार ने, कोई वो किया, ये 9 एरिया हिमाचल प्रदेश के है जिसमें रिसर्च होना है। और जो अगर वो पैरामीटर पूरे करेंगे, और पैरामीटर पूरे करने के लिए 2 ही संस्था आपके पास, नेशनल कमीशन शुरू उठाई और नेशनल, और अब तीसरा आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज। ये तीनों देखेंगे अब, और तो उसके बाद जो है वो जो सिफारिश करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। तो हम तो इसीलिए चाहते हैं कि हमारे साथ 2 एरिया और भी है जो गए थे, डोडा क्वार है और ये कुल्लू का है, तो वो उनको ये एक रास्ता जो है क्लियर हो गया। जी, संक्षिप्त सवालों पे आएंगे ताकि संक्षिप्त जवाब भी मिले, और बड़ी मुश्किल से आप दोनों को पकड़ा है क्योंकि लोगों के भी कुछ सवाल इसमें रहे। शास्त्री जी, एक सवाल था कि हाटी बन गया है, सबने सर्टिफिकेट की मांग सोशल मीडिया पे लगातार उठ रही थी। वो लोग जो हाटी के संघर्ष में आपके साथ में थे, अब विपरीत भी नजर में आ रहे हैं, तो क्या धैर्य उनका खत्म हो रहा है या धैर्य तोड़ा जा रहा है शास्त्री जी? देखो, जब बड़ी उपलब्धि होती है तो उस सब उपलब्धि का लाभ लेने की उत्सुकता उस वर्ग में जागती है जिसको वो लाभ मिलना है। अब हमारे अगर गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय में लाभ लेने की उत्सुकता जागी है, वो अच्छी बात है, वो रहनी चाहिए। लेकिन जो प्रक्रिया अभी चल रही है हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ये कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि हम इसको मुद्दा बनाएं कि इसमें विचार चल रहा है या कानून विभाग को भेजा है या जनजाति विभाग को भेजा है। ये बहुत थोड़े दिन में ये चीजें हल हो जाएगी, और निश्चित रूप से नीचे जिला प्रशासन सिरमौर के लिए आदेश होने वाले हैं, ताकि ये हमारा प्रोसेस हाटी शब्द हमारे वंशावली में जुड़ेगा और प्रमाण पत्र मिलने शुरू होंगे। दूसरा जो आपने पूछा, धैर्य उनका टूट रहा है या धैर्य तोड़ा जा रहा है? हाँ, इसमें कई बार कुछ, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि कुछ राजनेता इसमें गंदी राजनीति का रोल कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक किसकेगा, श्रेय लेने या श्रेय रोकने के चक्कर में ये लोग उल्टे सीधे कई बार बयान दे देते हैं। कुछ लोगों को भड़का दिया, कभी ओबीसी को, कभी गुज्जरों को। ये बात हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस समुदाय को जनजाति का अधिकार मिलता है, उससे पहले वाले जनजाति के अधिकार किसी के मारे नहीं जाते हैं। हमारे से पहले गुज्जरों को मिला तो उससे पहले किन्नौर वगैरह के अधिकार थोड़ी मारे गए। अब हमें मिल रहा है तो क्या हमारे बाद कोई भी नहीं होगा? हम तो ये कहते हैं कि जो पात्रता रखते हैं वो एरिया या वो कम्युनिटी होनी चाहिए। तो अब इसमें कई ये जो गंदी राजनीति चल रही है, हम अपने लोगों से भी अपील करते हैं कि इस कुचक्र में आप लोग ना फंसें। केंद्रीय हाटी समिति के ऊपर और हमारे सभी जगह हाटी यूनिटें बनी हैं, शिमला, सोलन, नाहन, चंडीगढ़, यहाँ तक कि विकास नगर वगैरह, और सभी ब्लॉक में हमारे यूनिट बने हैं। तो संगठनात्मक रूप से हाटी समिति का एक बड़ा मजबूत आधार है। यहाँ तक कि हमारी हर पंचायत में भी हाटी यूनिटें बनी हैं। तो जो भी कोई प्रगति होगी उसकी रिपोर्ट हम नीचे तक अपने यूनिटों तक पहुंचाते हैं। उन पे विश्वास करें। हाटी समिति का सदस्य चाहे पंचायत लेवल का है चाहे केंद्रीय लेवल का है, उनके ऊपर विश्वास करें कि ये अधिकार सबको मिलेगा, समान रूप से मिलेगा, और जो ये दाएं बाएं रुकावटें डालने वाले हैं इनका कोई असर इन चीजों पे पड़ने नहीं देंगे। हमें चाहे किसी भी आंदोलन के रूप में इसको फिर से अगर आवश्यकता, वैसे तो हमें उम्मीद है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान सुखविंदर सुक्खू जी, वो बड़े उदार दिल हृदय आदमी हैं। अभी हमारा एक बहुत जल्दी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने वाला है, तो वो इस बात को समझेंगे कि जिन्होंने 55 सालों के बाद जिस समुदाय ने ये उपलब्धि हासिल की है, उनको लाभ भी जल्दी मिलना चाहिए। आप पे आना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की चुनाव के दौर में भी आपने सिरमौर के अलग अलग जगहों पे हाटी की खुमलियां हुई, बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़े, और आपके सीधे सीधे शब्द थे कि जो हमें हाटी का दर्जा दिलाएगा वोट उसको मिलेंगे, तो पूरा समर्थन आपने किया। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी चल रही थी, कमेंट भी लोग चल रहे थे कि हाटी दुबल का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये प्रदेश सरकार की कमियां इसमें कहें या
सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इनकी मांग कैसे पूरी होगी? देरी नहीं हो रही है, ये गलत बात है। देरी कहाँ हो रही है? अभी पिछले महीने 26 को तो ये राज्यसभा से पास हुआ जी। और केंद्र सरकार ने इतनी त्वरित कार्रवाई की है कि 26 को पास हुआ और 4 तारीख को इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन हुई और 22 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है नोटिफिकेशन सेक्रेटरी को जारी कर दी। उसके बाद हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया। उसी की 1 महीने का हुआ ना, हमने मेमोरेंडम जो प्रधान सचिव को दिया, प्रधान सचिव से उस पे कार्रवाई की गई और लॉ सेक्रेटरी को भी गया और लॉ सेक्रेटरी के बाद वो मंत्री को भी गया। उस पे जो है वो फाइल जो है सरकार तक में विचार काम कर रही है अभी। और उसके अलावा हमने एक रिमाइंडर भी भेजा है मुख्यमंत्री को, जिसका हमारे जनरल सेक्रेटरी ने वो रिमाइंडर भेजा है। मुख्यमंत्री की जो लाइन है वो उसमें भी इनको जवाब आ गया कि जनजाति को भेज दिया गया। तो इसमें इतनी देरी नहीं, उससे तो 1-2 महीने का तो टाइम लगेगा कि जहाँ 70 साल आप इतना हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस तो है। और एक बात ये भी है कि जो जहाँ ये बिल पास हुए, जिन भी स्टेटों में आप कहीं से पूछ लीजिए, अभी सर्टिफिकेट तक वो वहां भी नहीं पहुंच रहे। तो नहीं, धैर्य तो ऐसा है ना कि अब अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट बदल गई और थोड़ा सा वो इसको देखेंगे दूसरे इससे, क्योंकि पहला मंत्री भी कोई पता था सारा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा सचिव सेम है, तो इसलिए सारा पता है। तो नहीं, और हम संतुष्ट हैं सरकार के साथ जो हमारी बातचीत हुई, बहुत सार्थक बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग इट। तो हम सफल होंगे, वो दिन दूर नहीं है। बच्चों को जो है हम कहते हैं कि हम लगे हुए हैं। और हमने तो माननीय सांसद से भी कांटेक्ट किया है और जनजाति विभाग के सचिव को भी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हमने मेल भेजी है, अभी कल परसों इन्होंने मेल भेजी है, मंत्री को भी भेजी है, अर्जुन मुंडा को। और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके संपर्क में हैं माननीय सांसद के, क्या आप जो है इसको टेकअप करें अर्जुन मुंडा के साथ, ताकि वहां से जैसे अगर वो कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो दिल्ली से हमारे को देरी नहीं है। दिल्ली में जो है और जो हमारा सांसद है उसको पूरी नॉलेज है, हमारे साथ रहा है 10 साल से, तो वहां से ये आ जाएगा। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री से निरंतर मिलेंगे और इस सारे विषय पे एक टाइम बाउंड वो मांगेंगे उनसे, क्योंकि जब ये सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये इनका कभी लॉ सेक्रेटरी के पास जा रहा, कभी कहीं ना कहीं फाइल जा रही है, लेकिन फिर हम एश्योरेंस मांगेंगे टाइम बाउंड मुख्यमंत्री से। शास्त्री जी, आप पे आना चाहूंगा। कोई एक सवाल और था कि हाटी की मान्यता मिलने के बाद सबने सोशल मीडिया पर उस फुटेज को देखा जो राज्यसभा से पारित हुआ, तो उसमें एक सवाल घूम रहा था नीचे कई वीडियो के कमेंट पर कि हाटी का दर्जा किसको मिला है, ये जाति को मिला है या क्षेत्र को मिला है? देखो, हाटी एक समुदाय है जिसमें हमारी 14 उपजातियां आती है। उसमें अनुसूचित जाति भी है, ओबीसी के लोग भी है और राजपूत, खश राजपूत, कन्नैप वगैरह भी। अब इनमें जो लोग, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे भाई लोग हैं, उनके कुछ संगठनों ने खुद मांग की थी सरकार से कि भाई हम जनजाति में नहीं आना चाहते, तो सरकार ने भी इतना अच्छा डिसीजन लिया कि उनको अलग कर दिया है उनकी इच्छा के अनुसार। अब इसमें हमारे 2 वर्ग विशेष रूप से रह गए, भाट ब्राह्मण और खश राजपूत। अब हमारे लिए जो मूल निवासी है, मूल निवासी शब्द को आप जरा दर्शकों के लिए भी हम बताना चाहते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है उससे पहले के जो गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको मूल निवासी माना जाता है, तो उनको सभी लोग वो उसमें जनजाति वर्ग में आए। हाटी में तो सारे लोग आते हैं जो जितने भी ट्रांसगिरी में, लेकिन जनजाति में वही लोग आएंगे जो अनुसूचित जाति को छोड़ के मूल निवासी है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जब ये लागू होगा तो इसमें सरकार एक टाइम बाउंड पीरियड रखेगी। ऐसा नहीं है कि साल भर ये चलता रहेगा। ये हो सकता है राज्य सरकार 1 महीने का समय दें कि भाई जो जनजाति में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने हाँ जो तहसील है, हेडक्वार्टर है या एसडीएम के पास अप्लाई करें। जो रह जाएंगे वो फिर दोबारा से इसमें शामिल आसानी से नहीं हो पाएंगे। ये बात हमारी अपने लोगों के लिए भी विशेष रूप से आग्रह हम करते हैं कि जब भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, तो उस वक्त बहुत ज्यादा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि उस समय परिधि के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर चूक गए तो हो सकता है 10 सालों तक उसका खामियाजा। शास्त्री जी, बड़े लंबे
इंतजार किया है 50-53 साल लोगों ने, और इस बात को लेके आपने फिर उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में डाल दिया। तो ये जो आप जिस तरह की कह रहे हैं नोटिफ़िकेशन, इसकी बार-बार लोगों से किस तरह से उनके साथ जोड़ा जाएगा कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, समय आ गया? ना एक सवाल का जवाब, आधे सवाल का जवाब आपका रह गया था। आपने कहा था कि भाई हाटी या एरिया, क्षेत्र तब होता है जब वहां उस एरिया के लोग पहले एक बार जनजातीय दर्जे में आ जाते हैं, और जब हम जनजाति में आ जाएंगे तो उसमें एक प्रमुख कंडीशन ये है कि उस समुदाय की जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन का 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी तो अभी लगभग 63% है, और जो अभी अगले साल सेंसिस आनी है उसमें बढ़ भी जाएगी। तो इसका भी हम बहुत स्पष्ट लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि एरिया का जो प्रोसेस है वो बाद में शुरू हुआ। कुछ प्रोसेस हमारा पहले राज्य सरकार से हो भी चुका है, लेकिन जो असली प्रोसेस है वो बाद में शुरू होगा, जब हमारा समुदाय एक बार जनजाति में ऐड हो जाएगा। तब दिखे पॉपुलेशन देखी जाएगी कि भाई ये हाटी लोग कितने प्रतिशत है जो जनजाति में आए हैं। अगर 50% से ऊपर है, फिर हमारी प्रक्रियाएं उसके पास शुरू हो। तो ये समझना लोगों के लिए भी आवश्यक है। और प्रमाण पत्र के लिए तो हमारी जो संगठन है, जैसा मैंने पहले कहा, पंचायत यूनिटों तक हमारे संगठन बने, वो वहां से लोगों तक बात को पहुंचा। बिल्कुल, उनको हम अभी से अलर्ट कर रहे हैं कि जब सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू होगी तो एक बार अफरा तफरी भी मचेगी। इतने लोगों के, अब 2 लाख लोगों के प्रमाण पत्र बनना, तो कई लोगों को समझ नहीं आएगा कहाँ अप्लाई करना है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने हमारे एरिया में, ट्रांसगिरी में लोक मित्र केंद्र है, उनकी हम सूची बना रहे हैं, क्योंकि लोक मित्र केंद्रों से ही ये अप्लाई करना आसान रहेगा, वो लोकल लेवल पे है। तो अभी से हम इस प्रक्रिया में बहुत सचेत है, और ग्राउंड वर्क हमने अभी से करना शुरू कर दिया। जी, अध्यक्ष महोदय आपके पास आना चाहूंगा। चंद सवाल है आप दोनों के साथ। विरोधी थे आपके दूसरे पक्ष के लोग और काफी विरोध कर रहे थे, पिटिशन भी दायर करी, रिजेक्शन भी आ गया। अब क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? देखो, जो विरोधी थे, हमारे साथ लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन एससी की, और वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। जो रजिस्ट्रेशन है वो हाटी की 3 लाख लोगों की केंद्रीय हाटी समिति के साथ है। लेकिन जो एक दलित शोषण मंच उन्होंने बनाया था, वो जाति के नाम से इकट्ठे भी होने में सफल हुए हैं। उनके बारे में हम इतना ही कहते हैं, हमने तो मुख्यमंत्री से एक ही बात की थी, जयराम ठाकुर से, कि जो इनकी भावनाएं हैं, जो ये चाहते हैं वो कीजिए, और मुख्यमंत्री ने वो बात को माना है। हमने चाहे उन्होंने कुछ भी कहा है, वो हमारे तो उनके साथ संबंध हैं, भाईचारे के हैं, गांव के संबंध हैं, हमारे उनके साथ नीम है। हम तो किसी तरह का उनके साथ वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना, हमारा भाईचारा बहुत सशक्त है, और जो भी ऐसी समाज है, हमारा जो जोर है केंद्रीय हाटी समिति भाईचारे पे है। हम किसी भी रूप में खंडित नहीं होने देंगे। हमने तो उस समय भी एक रिक्वेस्ट की थी, जो पटिशन ये जो डिसमिस हुई हाई कोर्ट में, तो हमने अपने जितने भी लोग थे, हमारे यूथ के थे, कि वो किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी इस पे नहीं करें, क्योंकि कुछ एक लोगों के पटिशन से सारी जाति को हम आरोपित नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ है, और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, और हम भी रहेंगे उनके साथ। हमने एक जगह रहना है ना। ये बहुत अच्छी बात आपने। और दूसरी बात एक चीज है ना, कि एक ये अलग अलग आर्टिकल से गवर्न होते हैं। एक 341 से गवर्न हो रहा है, हम 342 पे गवर्न हो रहे हैं। तो इसमें तो हमारा उनके साथ तो ऐसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं हमारा ना। उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही हमारे अलग अलग है। लेकिन हमने ओबीसी में भी क्लियर बात की, ओबीसी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी क्या वेदना है, उसको सुना तो जाना चाहिए ना। हम जिसके अगर इनको एक्स्ट्रा जो कुछ ये मांग कर रहे हैं, अगर वो मिलता है, हम उसका समर्थन करेंगे, और हम खुश रहेंगे उससे। ओबीसी समाज सारा हमारे साथ रजिस्टर, ये बात हम फिर बोलते हैं। लेकिन अलग है कि चुनाव के दौरान जाति के नाम भड़काए गए कि आपका अधिकार खत्म हो रहे, क्योंकि समाज हमारा पिछड़ा समाज है, और उसका फायदा उनको मिला है, और पहले से लेकर मिला है। लेकिन हमारे लिए सबके सब लोग जो है, हम उनकी सबके लिए कटिबद्ध है केंद्रीय हाटी समिति, और हम एक ही नजर से सबको देखते हैं। और इवन जो दूसरे आरोप भी उन्होंने लगाए थे, जिसमें एट्रोसिटी और दूसरी बातें थी, उसका तो हमने पूरा विश्लेषण किया, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी ली, और मैंने विशेष रूप से इस पर बहुत रिसर्च किया। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, और मेरे माइंड में बड़ी वेदना थी, वाकई सही बात है। एंड आई हैव कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द एसपी सरमोर एंड क्राइम ब्यूरो,
ऑन दिस इशू आस्क, बिकॉज ये इसका जो डाटा है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने भी मांगा था कि वाकई, तो जब वो पाया गया वहां तो रीजन निग्लिजिबल। तो हम बिल्कुल ही हमारे भाई है, और किसी भी तरह की जो है, इवन कईयों ने आशंका व्यक्त की थी कि जब राज्यसभा से पास हुआ को नहीं जी अब तो वहां पर ऐसा मच जाएगा, क्या मजा है, हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा तो ये पहले से लेकर कल्चर रहा, ये तो हमारी संस्कृति है कि हम गरीबों पे हाथ नहीं उठाते, हम गरीबों की रक्षा करते हैं। ये हाथ गरीबों के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं मारेंगे, हम पागल है जो लड़ेंगे क्या अपने भाइयों के साथ, क्यों लड़े, क्या लड़ाई है हमारी उनके साथ। वो तो बेचारे जो गरीब है, असहाय व्यक्ति है, उनकी सहायता करना हमारी फर्ज है। अगर कुछ लोगों को राजनीति के लिए उनको प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी हम विरोध करेंगे, लेकिन वो हमारे साथी हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत से रिप्रेजेंटेशन आए हमारे साथ और हमने माननीय सांसद को दिए, आगे भी जो उनकी बात होगी हम रखेंगे। जी, शास्त्री जी आप पे आना चाहूंगा, चंद सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी भाई हमारे लोग हैं और भी जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो भी सहले वो हमारे साथ हैं। कुछ लोगों का मानना था कि चुनाव के दौर पर राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भड़काया गया, जहाँ पे दो गुटों को बना दिया गया। हाटी के विरोध में भी, आरक्षण के विरोध में भी थे और हाटी के विरोध में भी थे, और अब शायद उनको लग रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए उनको अलग थलग तो कर दिया गया और बात वहीं जाके वो हुई जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। हाटी का दर्जा मिल गया, एसटी का दर्जा मिल गया, तो अभी अलग थलग जो था समाज में जो असंतुलन की जो आशंकाएं पैदा हो रही थी, जातिवाद के ऊपर कमेंट भी चल रहे थे, एक दूसरे को तानाशाही भी चल रही थी, इसको फिर से बैलेंस कैसे किया जाएगा शास्त्री? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और हर मंच पे हम इस बात पे बड़े जोर दे के बोलते हैं कि अब अपने हाटी समाज को, जिसमें मैं पहले 14 उपजातियों की बात कर रहा हूँ, उस हाटी समाज को एकजुट रखना, सौहार्दपूर्ण रखना, प्रेम भाव से रखना, वो हमारे हाटी समिति की जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, 2 लाख के लगभग। हमारे साथ बड़े विद्वान लोग, ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, तो ये जिम्मेवारी अब हमारी है कि जो नकारात्मक ताकतें राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना चाहती है, उसको रोकना, इस चुनौती को लेना अब हमारी जिम्मेवारी है। तो हम हर मंच पे इस बात को बोलते हैं, अपने हाटी समिति के कार्यकर्ताओं को भी, अपने लोगों को भी, कि समाज को तोड़ने की कोशिश तो होगी, आज से पहले युगों युगों से हुई है, छोटे छोटे स्वार्थ को लेके, राजा महाराजाओं से लेके हुई है, अब भी हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन जो हम बड़े मन से हमें अपने समाज, क्योंकि देखो ना, समाज हमारा इसलिए एक है, हाटी समाज, हमारे मेले त्योहार सबके एक है और हमारी परंपराएं सबकी एक है, जीने से लेके, जन्म से लेके मरने तक की हर जातियों की जो परंपराएं वो एक जैसी है, मेले त्योहार एक जैसे हैं, खान पान सबके एक जैसे हैं, पहरावे सबके एक जैसे हैं। तो ये इस कल्चर को अब संरक्षित और सुरक्षित रखना अब हमारी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। जब ये दर्जा मिल गया तब तो और भी ज्यादा जिम्मेवारी बन रही है। तो ये हम बहुत स्पष्ट हर मंच से संदेश देते हैं कि हमारा जो हाटी समाज है, जिसमें संस्कृति, परंपराएं, बोली भाषा, ऐसी चीजें जुड़ी है, वो अब एक गांव की लड़की, हमारे यहाँ तो एक कितना गजब का कल्चर है, रिच कल्चर है, कि एक गांव की बेटी वो एक घर की बेटी नहीं होती, पूरा गांव बोलता है कि हाँ ये हमारी बेटी है। तो ये कल्चर कहीं आसानी से ट्रांसगिरी और जौनसार बाबर के सिवाय और जगह आसानी से नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो कभी देखा आपने, गरीबी होते हुए भी कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। किसी भी घर में, जितने भी हमारे ट्रांसगिरी के गांव हैं, किसी के घर में ताला नहीं मिलेगा। कितनी गजब की ईमानदारी का मिसाल है। सब एक दूसरे के प्रति हेला सिस्टम, अगर कोई एक गरीब परिवार में कोई काम करने में पिछड़ जाता है, बाकी सब गांव के लोग हेलने में बिना दिहाड़ी के उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो ऐसा कल्चर तभी हमारा सुरक्षित रह पाएगा, और अब रहेगा, क्योंकि ये जो जनजाति का जो दर्जा मिला है, इसके कारण अब हम बड़े आश्वस्त है कि अब हमारा संस्कृति, परंपराएं और ये जो बोली भाषा, अब ये हम सुरक्षित हो गई है। ये एक बहुत बड़ी हम उपलब्धि अपने लिए मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपसे बात करने के लिए। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। शास्त्री जी कह रहे थे कि कल्चर है, भाषा है, पहनावा है, हमें इनको भी आगे लेके जाना होगा। तो जो युवा पीढ़ी है जो आपको देख रही है और जो अब इस परिवेश में आगे, जहाँ पे वो भाषा को थोड़ा बहुत समझ रही है, सुन रही है, पर बोल नहीं सकती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इसको कैरी ऑन आगे करना है? क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे फनकार निकले जिनकी पद्मश्री की बात करें तो वेदानंद सरैक जी हैं, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी हैं, हावी जी है जिन्होंने एशिया तक अपना नाम पहुंचाया। तो अब युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, युवा को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन पे होना चाहिए।
और खास तौर पे जो ऐसी फैमिलीज है जो अफोर्ड कर सकती है थोड़ा बहुत, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गाइडिंग काउंसलिंग ऐसी मिले कि जब तक आपका जो शिक्षा का जो स्तर है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, और नौजवान जो पीढ़ी है उनको गाइड करना। और हमारा एक कांस्टेंट कोशिश रहेगी कि यहाँ के बच्चे जो है उनको अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजा जाए, अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के लिए गाइड किया जाए कहाँ से। और हमने एक ब्रोशर भी निकाला है, एक हमारी कॉलेज प्रोफेसर की एक टीम बनाई थी जिसमें लगभग 22 बेनिफिट हमने बताया है जो कि लोगों को जाना चाहिए, जिसमें यूथ और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट उनको जाने चाहिए। और ताकि, और नौजवान तो खैर भविष्य है किसी एरिया का, और नौजवान हमारा सब ज्यादा खुश है इस समय। और हम अगर आप मेरे से पूछते, अगर मैंने ये मूवमेंट जो है बाद में ज्वाइन किया है, इन बच्चों के भविष्य के लिए किया है। और ये एक ऐसा ग्रुप था, मैंने कॉलेज में रहा हूँ, 30-32 साल मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। तो मुझे एक ही चीज होती थी कि हमारे बच्चे गरीब थे जब, लेकिन ये एक ऐसे बच्चे थे जिनको कोई बेनिफिट नहीं था सरकार से, किस तरह का स्कॉलरशिप, ओबीसी के लिए भी बेनिफिट था, एससी के लिए बेनिफिट था, लेकिन तो गरीब तो दूसरे थे ज्यादा। इवन मैंने संगड़ा में तो एक बार ऐसा भी किया, मैंने एक फंड बनाया, मैंने कहा इनकी हेल्प कैसे, तो माइनिंग फंड बनाया, माइनिंग वालों से पैसा इकट्ठा किया और उन गरीब बच्चों की सहायता करवाई। तो मेरे मन में एक बहुत वेदना थी इन बच्चों की कि इनको हम किस तरह की हेल्प कर सकते हैं, और अब वो हेल्प आसान हो गई। और ये बच्चे, और एक चीज, हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली, इस बात का प्रमाण, इस बात का मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनको भी यहाँ लॉन्चिंग पेड मिला, जैसे हमारे ओबीसी समुदाय के लोग, ओबीसी तो बहुत ज्यादा है कांगड़ा में, बहुत ज्यादा पांवटा में है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में देखें तो हमारे हाटी समुदाय के जो ओबीसी है वो ज्यादा फिगर करे। कारण क्या है, कम्पीट कर रहे हैं ना, लॉन्चिंग पेड मिल गया। तो अब जैसे हमारे अब ये लॉन्चिंग पेड यहाँ मिलेगा, तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी में मिलेंगे। अभी तक आप एक चीज हैरानी हो गई, हम जौनसार को भी देखते थे कि यहाँ से एससी ओबीसी से भी इवन यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन जौनसार में यूपीएससी क्लियर की है इवन एसटी केस पे, और वहां से 4 तो इस समय डीसी है, चीफ सेक्रेटरी रैंक पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जौनसार में कितने निकले, लेकिन अभी तक नहीं। कि मैंने ओबीसी को भी कहता हूँ ये बात कि ओबीसी में ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी है। उत्तर प्रदेश में ही देखो लगभग 50% आ जाओ, लेकिन इसमें जो है बच्चे हमारे, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि और खास तौर पे हम इस बात पर जल देंगे कि यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको जो है, उनको तो बहुत ज्यादा फायदा उठा, उनको तो दूसरी और रिजर्वेशन भी मिल गई, पढ़ाई भी उनको अच्छी मिल जाएगी, तो हमारा, और हमारे को खुशी तब मिलेगी, एटलीस्ट मैं अपने इससे कह सकता हूँ कि जब ये बच्चे जो निकलेंगे, और हमारा हम वो उतने ही हम खुश होंगे, आनंदित होगा हमारा मन कि जब यूपीएससी और दूसरे हम रिजल्ट देखेंगे। पर मैं इनको मजाक कर रहा था कि जब इनको मौका मिल जाएगा, तो मैं पिछली बार वहाँ की लिस्ट देख रहा था जौनसार की, वहाँ लगभग 15 या 20 बच्चे उस लिस्ट में थे। तो हम, मैंने कहा यार यहाँ से भी कोई बच्चे आएंगे कभी, और इनको भी बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस ये भी देख लेंगे, हमारे तो कहीं बाहर यहाँ से जा ही नहीं सकता बच्चा। तो एक अच्छा अवसर है, और हमें उम्मीद है अपने बच्चों पे कि ये बच्चे अच्छी जगह जाएंगे और यहाँ का समाज को आगे बढ़ाएंगे। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 5 बिंदु हैं जनजाति बनने के लिए, उसमें जो सबसे जो मेन बिंदु है वो प्रिमिटिव ट्रेड्स है पहला, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कल्चर है कि हमारी जो संस्कृति है भिन्नता है उसमें। अब भिन्नता क्या है उसमें, यहाँ दिवाली भी है, बूढ़ी दिवाली भी है, मशाली भी है, और हर महीने जो है अलग अलग त्योहार भी है, और वो हर मनाते, घर में छोड़ के जाते हैं लोग। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये तो और रिच हो जाएगी। अब तो मैं और आप, मुझे इस बात की खुशी है, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि हमारे हाटी समाज से जो है लगभग 2 व्यक्ति को जो है पद्मश्री मिला है, और जिसमें डॉक्टर जगत राम जी है वो भी हाटी है, और पद्मश्री सरेख जी वो भी हाटी है, और उसके अलावा जो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और इंडियन गिनीज बुक में है हमारे जो जोगिंदर हावी है, उनको भी आज वहाँ सम्मानित किया गया था। उनको यही तो क्रोध है हमारे जो सांस्कृतिक दल जो आपका जालक का है, उसको अब वो भाग लेगा ट्राइबल फेस्टिवल्स में, और एज ए ट्राइबल उन्होंने हमारी पहचान भी बनाई है। और हमारे हर ब्लॉकों में सांस्कृतिक समिति है, कल्चरल कमेटी। कल्चर तो ये तुम्हारे खून में बसा हुआ है, तो कल्चर प्रमोट करने के तो हम पूरा प्रयास करेंगे अब। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत लिबरल फंडिंग है इस मामले में कि आप अपने कल्चर को, और अब इनको मौका मिलेगा बाहर जाने का,
पहले कई बार रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब ट्राइबल इसमें तो इनको बजटरी सपोर्ट अच्छी मिलेगी, जो हमारे कलाकार है उनको निखारने की। तो ये इसमें बहुत अच्छी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ केंद्रीय खाद्य समिति के अध्यक्ष और महामंत्री, जिन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा है कि समय लगेगा, थोड़ा और लगेगा, पर उसका जो फायदा है वो जल्द यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को आसानी से बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बात भी तय है कि हाथी के दर्जे के बाद जो ट्राइबल एरिया घोषित हो गया, इसके बाद यहाँ पे सड़कें, शिक्षा, हेल्थ और सभी चीजों में आस्ते आस्ते जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। और युवाओं को सबसे बड़ा यहाँ पर एक लॉन्चिंग पैड भी मिला है, जहाँ पर वो आरक्षण के नाम पर अपनी जो प्रतिभा है उसको स्टेट से लेकर वो नेशनल तक भी ले जा सकते हैं और इंटरनेशनल स्तर पर भी जो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, मना सकते हैं। फिलहाल हिमाचल दर्पण लाइव टीवी मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे इसी जो